नमस्कार। आज हम रीट का जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है 25 अप्रैल को, उसकी तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे और उसमें भी एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेते हैं कि साइकोलॉजी को कैसे पढ़ें। और इसके लिए मैं आज आपका परिचय करवाऊंगा डॉक्टर धीर सिंह दबाई से, जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। और मैं समझता हूं कि मुझे उनके बारे में ज़्यादा आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इस क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। तो वो आज हमें बताएंगे कि इस कम समय में किस तरह से हम साइकोलॉजी की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपके माध्यम से मुझे बच्चों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और मैं निश्चित रूप से यही कहना चाहूँगा कि समय कभी कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार हमें समय कम लग रहा है। अब एक नया जो बच्चा होता है उसके सामने दिक्कत ये होती है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं। आपने पहले भी एक बात में आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें आपने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्या छोड़ना है। तो साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है सर, वर्तमान में एक अप्लाइड विषय की प्रकृति बन चुकी है और शिक्षक भर्ती की रीढ़ की हड्डी इसको माना जाता है। तो इस विषय में सबसे पहली सोच तो हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बच्चा सर अमूमन हो क्या रहा है कि कोचिंगों का माहौल देख लें, चाहे एक गलत गाइडेंस का माहौल देख लें, इतनी किताबें हैं कि बच्चे को खुद को लगता है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, और वो इतना डर जाता है, पेपर को लेकर उसको डराया जाता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी इतना हार्ड विषय नहीं है। मनोविज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, जैसा हम सोचते हैं वही मनोविज्ञान है, क्योंकि साइकोलॉजी एक आत्मा का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान बना, फिर चेतना का बना और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। तो स्पेशली हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमें सबसे पहली कार्य यही करना है कि मैं बहुत अच्छा इसमें कर सकता हूं। और ये 30% जो होते हैं बहुत सामान्य आते हैं। यदि बच्चे ने थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के साथ इस पेपर को अच्छे से पढ़ा और अच्छी टेक्स्ट किताबों के साथ पढ़ा, तो मनोविज्ञान को मैं कहूँगा कि 3 महीने नहीं सर, कि 1.5 या 2 महीने भी अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन वो सिलेक्टेड रणनीति हो सर। ये सही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइकोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। और जैसा कि अभी धीर सिंह जी सर खुद ही बता रहे थे कि 30% प्रश्न जो है वो इसी में से पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि रीट की तैयारी कैसे करें और अधिक से अधिक ताकि मार्क्स हासिल किए जा सके। सर बहुत अच्छा प्रश्न है और हर बच्चे के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि हर बच्चा आज के समय सक्सेसफुल बनना चाहता है। वो अपने माता पिता के सपनों को सच करना चाहता है और इस उधड़ बुन में उसको खुद को पता नहीं रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि उस बच्चे को जो अंतिम सीढ़ी पे बैठा है, जिसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, उस बच्चे को पता चले कि मैं इस कम समय में और मनोविज्ञान को प्लस अन्य विषयों को कैसे तैयार करूँ। हम साइकोलॉजी की जब भी बात करते हैं सर, 30% यहाँ से आते हैं। और मैं यही कहूँगा मनोविज्ञान को पढ़ने का बेहतरीन तरीका यही है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बाल विकास का बहुत बड़ा रोल होता है सर। रीट में साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रोल बाल विकास का होता है। और बाल विकास जो हमारा बचपन बीता है, जो हम गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का जो बच्चा, उसका जो अध्ययन करेंगे, उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ये सब इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी से अन्य टॉपिक्स निकलते हैं। तो बच्चे को सर यही करना है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है मनोविज्ञान में पढ़ने का कि वो टॉपिक को चूज करेगा सर। और टॉपिक को चूज करने के साथ क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि बाल विकास के सिद्धांत है, वहाँ से प्रश्न कैसे आ रहा है, तो बाल विकास सिद्धांत सबसे पहले पढ़े और उसके बाद वो देखे कि पहले की जो 4 एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए। ऐसे लर्निंग में को जब वो पढ़ रहा है तो लर्निंग में उसे पता चलना चाहिए कि जब लर्निंग टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो लर्निंग के जो सिद्धांत हैं उनमें से कौन सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कौन बताएगा। ये वो खुद पता कर सकता है यदि वो पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखता है और उनका अभ्यास करता है। तो हर टॉपिक को ले और टॉपिक को लेने के बाद पूरे एग्जाम के पेपर देखे और पूरे एग्जाम के पेपर से वहाँ आइडिया लग जाएगा उसको कि ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है और ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है। वो साइकोलॉजी की बात नहीं है सर, ये चाहे वो एसएसटी पढ़ रहा है, चाहे विज्ञान पढ़ रहा है, चाहे मैथ पढ़ रहा है, चाहे वो कॉमर्स वाला बच्चा है, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट का बच्चा है, उसको हर विषय में यही रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी कि मैं हिंदी भी पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हिंदी में जब मैं वाक्य रचना पढ़ रहा हूँ तो वाक्य रचना पे कैसा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उपसर्ग जब पढ़ रहा हूँ तो उस पर कैसा प्रश्न बन सकता है, जब मैं मुहावरे पढ़ रहा हूँ तो वहाँ कौन सा प्रश्न बन सकता है। और इसके लिए बेहतरीन चीज़ सर यही है कि हमारी जो वर्तमान आरबीएससी बोर्ड की, आप चूंकि खुद पाठ्यक्रम समिति में रहे हैं, रीट के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी शायद आप गए थे, उस समय आप लोगों को शामिल किया था। आप सबको पता है कि हमारा जो भी
पेपर होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पेपर आयोजित किए जाते हैं वो हमेशा आरबीएसई बोर्ड की बुक्स पर आधारित होते हैं। तो बच्चे को सबसे प्राथमिक चीज़ यही करनी है कि आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं, जिसमें यदि वो लेवल सेकंड का है तो वो 6 से लेकर 12 तक की किताबें देखें। लेवल 6 से 8 तक का ही होता है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट की 12वीं की जो किताबें होती हैं उनसे वो टॉपिक सब के सब मिल जाएंगे। तो साइकोलॉजी में भी यही करना है कि वो 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की किताबें हैं, ठीक है, प्लस वो एक गाइड ले सकता है, चाहे वो मेरे द्वारा लिखित किताब ही क्यों नहीं हो, ठीक है, या कोई भी एक अच्छी अरुण कुमार सिंह वगैरह कोई भी मंगल किताब ले सकता है। लेकिन चूंकि अब समय कम है तो इस कम समय में बच्चे को 1 या 2 किताबें चूज करनी पड़ेंगी। वो एक अच्छी गाइड हो सकती है और आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उनको ले और उनको लेने के साथ वो पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे और उसको बार बार एक्सरसाइज करे। सर एक नियम होता है, हमारे थॉर्नडाइक ने दिया अभ्यास का नियम साइकोलॉजी में, एक चीज को 20 बार पढ़ो। 20 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 20 किताबें जब पढ़ोगे तो आप में 20 कंफ्यूजन पैदा होंगे। एक किताब को 20 बार पढ़ना ये सक्सेस का सबसे प्राथमिक सूत्र है सर। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक बच्चे को, एक नए बच्चे को फॉलो करनी पड़ेंगी सर। धीर सिंह जी देखो कितनी अच्छी बात कही है। एक तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसको समअप करूँ कि एक तो पिछले सालों के जो पेपर हैं वो हमें सब देखने चाहिए ताकि अंदाज़ा हो सके भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पे किस तरह से पूछा जाता है। और फिर जब आप अगर पिछले सालों के प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए अगर किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि आप एक ही चीज़ को 20 बार पढ़ो बजाय 20 चीज़ों को अलग अलग पढ़ें। मैं धीर सिंह जी आपसे एक और रिलीवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले सालों में जिस तरह से रीट के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, मुझे भी देखने का मौका मिल रहा है, तो उसमें जो पेपर्स आ रहे हैं उनके पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो उस पैटर्न के बारे में आप किस तरह से बच्चों को कोई ऐसा सूत्र बताना चाहेंगे या कोई विचार देना चाहेंगे ताकि वो जब पढ़ें तो उनके दिमाग में ये रहे कि पिछले सालों के पेपर तो निश्चित रूप से आप चूँकि उनको गाइड कर रहे हैं वो देखेंगे कि किस तरह से जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो क्या इशारा कर रहा है कि भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पर कुछ आप बोलना चाहें तो। सर निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक अच्छा टीचर भी वही है जो अपने आप को समय के साथ अपडेट करता है। और ये 2010-11 का जो रीट का एग्जाम हुआ था वो बहुत अलग लेवल का था, 2012 में हुआ अलग लेवल का था, 2016 में हुआ अलग लेवल का है, 2018 में हुआ वो बहुत अच्छा लेवल था। लेकिन जब आज हम 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी मानसिक तैयारी 2021 के अनुसार होनी चाहिए। और सर ये बदलते हुए पैटर्न का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, मुझे पता है कि जब कॉलेज शिक्षा में कमिश्नर थे आप, तो आपने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी पेपर सॉल्व करवाने की, कि हर टीचर जो पेपर पढ़े अपने पेपर, अभी वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उनको सोल्व करे। ये सर अपडेट करने का एक बड़ा तरीका होता है। एग्जाम पैटर्न को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अभी 3 महीने में साइकोलॉजी पेपर कौन से हुए, 4 महीने में साइकोलॉजी पेपर कौन से हुए हैं, एसएसटी में कौन से पेपर हुए हैं, ठीक है, राजस्थान जीके संस्कृति पे कहां से अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न का मतलब यही है कि हर एक्सपर्ट अपने अकॉर्डिंग भविष्य को देखते हुए पेपर बनाता है। तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान पिछले 6 महीने के पेपर वो संकलित करे और उन पेपरों के संकलन से इस बात का पता लगाए कि किस टॉपिक से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। पहले सर साइकोलॉजी में होता था कि एकदम फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे कि साहब आधुनिक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, मान लो ऐसा प्रश्न आ गया, मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई प्रश्न आ गया। तो ये प्रश्न आते तो आज भी हैं, लेकिन सर आज का जो प्रतिस्पर्धा का दौर है उसमें एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डालूं जिसमें बच्चा खुद सोचे, ठीक है, वो लॉजिक लगाए अपना, वो प्रश्नों का सामान्यीकरण करे। तो साइकोलॉजी का बदलता हुआ पैटर्न या सब्जेक्ट का बदलता हुआ पैटर्न ये कह रहा है कि आपको उसको गहनता से समझना पड़ेगा, केवल रटने से काम नहीं चलेगा कि उसके सामने, आपके सामने ऐसे प्रश्न डाले जाएंगे साइकोलॉजी में कि आप मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, एक बच्चा एक छोटा सा कार्य कर रहा है, वो खिलौने से खेल रहा है और खिलौनों को मान लीजिए उसने तोड़ दिया, तो ये वहां वो जो तोड़ रहा है वो उसकी कौन सी मूल प्रवृत्ति है। तो हमें हमारे जीवन से जोड़ते हुए मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ेगा कि जो बच्चे का बचपन है वहां वो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। किशोरावस्था में बच्चे के सामने समस्याएं आती हैं, हम सब किशोरावस्था से गुजरे हैं, तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। किशोरावस्था में मान लीजिए किताब पढ़ी हमने, किताब से प्रश्न नहीं आया, वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बना दिया, तनाव के ऊपर प्रश्न बना दिया, वो एक अप्लाइड प्रश्न हो सकता है। तो बच्चे को मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि प्रश्न कैसा भी आ जाए, यदि मैं उसको भाषा को समझता हूं। हमेशा सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पेपर हल करेंगे हम, तो पेपर हल यदि बच्चा बार बार करता है तो उसको खुद को पता लगने लग जाएगा कि यहां से नया प्रश्न ट्रेंड निखर के आ रहा है। तो नया ट्रेंड सर यही है कि टेस्ट किताबों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आरबीएसई और जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो ज़्यादा उभर के आ रहा है, अप्लाइड प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, समझने वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। और एक अच्छा कॉम्पिटिटर सर वही होता है जो इस वक्त के साथ इस गतिशीलता को बनाए रखेगा।
और जो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोचिंग वाले भी ज़्यादा इतना ये चीज़ें बता नहीं पाते हैं बच्चे को। तो बच्चे को जैसे आपने एक मुहिम शुरू की है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे आप मिलाओगे, तो मुझे लगता है कि वो लगभग लोग वो है जिन्होंने खुद सफलता अर्जित की है, जो एग्जाम पैटर्न से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर भी बनाए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे को ऐसे लोगों के अनुभव से सीखना पड़ेगा, और उन अनुभवों को सीखना ही नहीं है सर, वो अपने जीवन में उनको अपनाए, और अपनाने के साथ वो कम से कम लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको वो सॉल्व करे और अपनी सोच जो है वो अप्लाइड बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो निश्चित रूप से किसी भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है सर। मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की, अगर उसको सार रूप में लें कि अगर हम साइकोलॉजी को इस हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारी खुद की लाइफ में ये जीवनचर्या बनी है, हम खुद इन सब प्रोसेस से गुजरे हैं, तो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी मुश्किल नहीं लगेगी। तो सारूप से इस रूप में ले सकते हैं कि साइकोलॉजी को हम इस रूप से पढ़ें कि किस तरह से हम जो घटनाएं घटी हैं और जो हमारे साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, तो साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ निश्चित आप रूप से आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि अब एग्ज़ाम की डेट भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तय एक तरह से घोषणा की है, तो इतने कम समय में किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो इस पर आप थोड़ा सा बच्चों को एक रणनीति के कुछ टॉपिक दीजिए। सर निश्चित रूप से बहुत अच्छा पर्सन है आपका टाइम टेबल वाला, और हर बच्चा, मैं मानता हूँ कि सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे का अव्यवस्थित होना। जहाँ बच्चा व्यवस्थित हो गया वो अपने आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है सर, आप खुद बिना किसी कोचिंग के आगे बढ़े हैं, मैं खुद बिना किसी कोचिंग के कुछ बनाऊं, और अभी स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बिना किसी कोचिंग के टॉप किया उन्होंने। तो मैंने जो जाना है वो एक ही चीज़ का रहस्य जाना है कि आप अपने आप को व्यवस्थित जिस दिन बना लोगे, व्यवस्थित का मतलब यही है कि मान लीजिए आपके पास 3 महीने हैं, आपके पास 3.5 महीने हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि रात को सोने से पहले आपको तय करना पड़ेगा कि कल मेरे टॉपिक कौन से होंगे। और कल आपने सोच लिया कि साइकोलॉजी में लर्निंग पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदी में मुझे तत्सम पढ़ना है, ठीक है, वाक्य रचना पढ़नी है, ठीक है, साहित्य का कोई टॉपिक पढ़ना है, संस्कृत में मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, एसएसटी में मुझे साइंस में ये पढ़ना है। तो वो टॉपिक रात को हमें तय करने हैं और कागज़ पे लिखने हैं, और कागज़ पे लिखने के बाद जो आपका स्टडी रूम होगा वहाँ चिपका दो। सर चिपकाने से क्या होगा? चिपकाने से होगा कि वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा कि ये टॉपिक तो मैंने तय कर लिए हैं। अब बच्चा जब तक उन टॉपिक को नहीं पढ़ लेगा उसके दिमाग पे बोझ रहेगा कि मुझे पढ़ने मतलब वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज खुद अपने आप को करना पड़ेगा सर। आज के समय में मेंटर खुद बच्चे को बनना पड़ेगा। जब तक वो अपना मेंटर खुद नहीं बनेगा, खुद अपने आप पे चैलेंज नहीं करेगा, तब तक वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो पहला कार्य मैं ये कहूँगा कि वो कागज़ पे लिखे कि आज मेरे टॉपिक होंगे, और इन टॉपिक को पढ़ने के बाद वो कोशिश ये करे सर कि टाइम टेबल में, मेरा एक उदाहरण बताऊंगा सर मैं, एक अच्छा टाइम टेबल ये हो सकता है कि वो मॉर्निंग टाइम में अप्लाइड जो विषय हैं जैसे साइकोलॉजी हो सकता है, या जो उससे हार्ड लगता है वो पढ़े, ठीक है, या वो रात को लेट नाइट पढ़ता है तो जहाँ उसे लगता है कि मैं इस समय लर्निंग में ज़्यादा अच्छा हो रहा है उस समय सबसे हार्ड सब्जेक्ट को ले। और हार्ड सब्जेक्ट को लेने के साथ सर साइकोलॉजी ये कहता है कि स्मरण शक्ति तभी बढ़ती है जब आप हर 1 घंटे बाद 5 या 7 मिनट मस्तिष्क को विराम देंगे। तो ये कोशिश करें कि लगातार पढ़ने के बजाय 5 या 10 मिनट आप आराम भी दें, ठीक है, और जितना मन में सोचेंगे उस टॉपिक को, पढ़ लिया मैंने, मान लीजिए लर्निंग के नियम पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद मैंने आंखें बंद करके 5 मिनट यदि उसको एनालिसिस किया है तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और एक चीज़ ये भी करें, बहुत बार बच्चे सर ये पूछते हैं कि सर हम अभ्यास भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो टाइम टेबल तो आपने बना लिया, तो टाइम टेबल कोशिश करें कि 4 या 5 दिन का आपने टाइम टेबल बना लिया या 6 दिन का टाइम टेबल बना लिया, तो 6 डेज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो 7 जो 7वां दिन है, चाहे वो संडे है कोई भी डे है, तो उस दिन ये कोशिश करें कि जो आपने 6 दिन पढ़ा है उसको सर रिपीट करें। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है, उसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये भी करें कि किसी एक विषय को लगातार पढ़ने के बजाय, चूंकि ये 4 से 5 विषयों का संगम होता है रिट, ठीक है, तो इसमें जैसे 2 घंटे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, 3 घंटे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आप हिंदी या संस्कृत को पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से अपने टाइम टेबल को व्यवस्थित कीजिए कि जो सबसे आपके लिए बड़ा पार्ट है उसको ज़्यादा समय दें, और उसको मॉर्निंग टाइम या जो आपका सुबह का समय है उसमें ज़्यादा समय दें, उसको दीवार के ऊपर टाइम टेबल को चिपकाएं, और 1 या 2 दिन ऐसे रखें कि जो आपने पढ़ लिया है कंप्लीटली उसको आप रिपीट जरूर करें। और रिपीट करने का सबसे बढ़िया तरीका सर ये हो सकता है कि बहुत बार मेरे पास से बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर मॉडल पेपर कौन से गाइड के लाएं, तो मैं ये कहूँगा कि मॉडल पेपर यदि आप लाते हैं तो या तो किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट के लाओ जो वास्तव में जिसने मेहनत की है, ठीक है। आप कोचिंगों की लाइव टेस्ट सीरीज वगैरह देखते हो, इनमें समय बहुत खराब होता है, तो बेहतरीन है कि अच्छी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या पूर्व एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को ही आप यदि सोल्व करते हैं 4 या 5 साल के, तो मुझे लगता है कि आप कम समय में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, और अपने आप को आपको व्यवस्थित करना होगा सर।
आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात कि टाइम टेबल बना के और उस टाइम टेबल पे हम स्टिक करें, तो उसके साथ अगर हम स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि आप अभी से प्लान करें कि आपका क्या टाइम टेबल और आपको कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उस रणनीति को बिल्कुल अपनाते हुए टाइम टेबल के साथ रोज़ाना के अपने टारगेट फिक्स करें, और जैसे एक वीक आपने पढ़ लिया तो उसके बाद उसको रिवीजन भी करें। अंत में एक मैं प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा कि सामान्यतः क्या होता है कि टाइम टेबल देख के, अपनी प्रोग्रेस को देख के तनाव हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है और कैसे हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं? तो इसके बारे में कोई आप बच्चों को कोई रणनीति या कोई सुझाव देना चाहेंगे क्या? सर, हमेशा मोटिवेट रहने का बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम डेट आती है तो बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। और आज का बच्चा क्या है कि सर इंतज़ार नहीं कर पाता है। इंतज़ार नहीं कर पाने का कारण है कि आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को इतना सरल बना दिया है कि कोई भी चीज़ हमें देखनी हो तुरंत हर चीज़ आ जाती है, हमें हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, हमें शॉपिंग भी करनी है। तो हमारे अंदर जो पैशन है वो ख़त्म हो चुका है, धैर्य हमारे अंदर ख़त्म हो चुका है, और ये पैशन ख़त्म होने का परिणाम ये दिख रहा है कि हमारे अंदर तनाव आ रहा है। तो आज का बच्चा हर चीज़ को त्वरित रूप से चाह रहा है। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और इस तनाव को दूर करने का बहुत सिंपल सर मैं तरीका एक ही बात बताता हूँ कि बच्चों को जब भी तनाव लगता है तो अपने माता पिता की आंखों में अपने सपने देख लिया करो। सर तनाव होगा ही नहीं। मैंने जितने मोटिवेशनल वीडियो बनाए उनमें एक ही बात कही है कि जब भी आप हारने लगो, थकने लगो, अपने माता और पिता की उस अवस्था को याद कर लेना कि जब आप गर्भ में थे और उन्होंने आपके लिए कितना कष्ट सहन किया है। ये सबसे बड़ा सकारात्मक बिंदु है सर हमारे जीवन का, कि वो हमारे जीवन के लिए जब उन्होंने इतना अच्छा किया है, तो क्या हम कभी हार सकते हैं क्या? हम कभी थक सकते हैं क्या? और कभी सर हारने का, थकने का और तनाव का विचार कभी नहीं आएगा। सकारात्मकता सदैव बनी रहे, इसके लिए दो ही चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो सर आपने खुद एक बार जिक्र किया था कि जो रहस्य किताब है, अपने आप को विजुलाइज करो हमेशा कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ, आरएस की कर रहा हूँ। अपने आप को उस रूप में देखना शुरू कर दें कि मैं बनने जा रहा हूँ। ये विश्वास आपको अपने ऊपर जागृत करना पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बनने जा रहा हूँ। ये पॉजिटिविटी आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने माता पिता के जो सपने, उनको हमेशा अपने जहन में रखें। उनकी उस तस्वीर को रखेंगे जब उन्होंने कष्ट सहन किया था और बिना किसी खराब हालात के बावजूद उन्होंने हिम्मत बनाए रखी आपके जीवन के लिए। तो ये दो चीज़ें आप अपने जीवन में रखते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सकारात्मकता की जो ऊर्जा आएगी वो इन्हीं दो चीज़ों से आ सकती है। जी सर। बहुत ही अच्छी बात कही कि तनाव केवल तभी आ सकता है कि जब हम अव्यवस्थित रहेंगे। और वही अगर हमने एक बार विजुलाइज कर लिया या अपने आप को सोच लिया कि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो तनाव की स्थिति पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि आप मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह से जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, आपके माता पिता ने देखे हैं, अगर उनको हम मन में रखेंगे तो तनाव की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। तो ये भी आपने बहुत रिलेवेंट बात कही। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बच्चों को गाइड किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल को सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। और हम इस चैनल के माध्यम से फिर कोशिश करेंगे कि किसी और एक्सपर्ट से आप लोगों को मिलवाएं। थैंक यू वेरी मच।